बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, मेरी दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से हों। रब आपको आपके प्यार परेशानियों से, बीमारियों से जो है वो महफूज रखे। और अक्सर ये जो छोटी मोटी बीमारियां जिनको हम कहते हैं ना, ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये भी जब हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाते हैं ना, तो ये भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अब क्रिएट करने लग जाते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही होती है, आपकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। सो इसलिए इन छोटी बीमारियों को, जिनको हम आम बीमारियां समझते हैं, आज का दौर वो है कि इनको भी जो है वो इग्नोर करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर हम बुखार की बात करें तो इतने सारे जो है वो अब डिफरेंट तरह के वायरसेस बुखार के मौजूद हैं। चिकनगुनिया है, डेंगू है, इसके अलावा और मुख्तलिफ़ तरह की, टाइफाइड इटसेल्फ मौजूद है, कहीं मलेरिया है। तो अगर बुखार भी है आपको, तो उसमें भी आपको अल्लाह ना करे किस तरह का वायरस या इन्फेक्शन मौजूद है, इसकी तशख़ीस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे हम मौसम की तब्दीली के हवाले से बात करें, हम माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बात करें, जो पानी हम पी रहे हैं आया वो साफ़ है या नहीं है, जिन लोगों के साथ हम उठते जो है वायरस या किसी मॉस्किटो से इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो इतनी सारी अलामतें हमारे पास इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बट द पॉइंट इज़, जो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इन छोटी मोटी अलामतों को भी आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आज का इन्फेक्शन, आज का वायरस, आज का मॉस्किटो बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुका है। और उसके खिलाफ अगर आपको जंग लड़नी है तो आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। प्रॉपर डायग्नोसिस जो है उससे आपको गुजरना होगा। जितने बुखार मौजूद हैं इस वक्त, वो उनकी अलामतें जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हो रही होती हैं, तो तशख़ीस बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वायरस कौन सा है। तो इसीलिए आज हम इन तमाम मसाइल के हवाले से जो है एक प्रॉपर गाइडेंस लेंगे। मैं और आप जितने मेरे देखने वाले हैं उनको डॉक्टर साहब बताएंगे कि अगर इस तरह की अलामत है तो ये हो सकता है, इस तरह की कंडीशन में आपको ऐसे तशख़ीस करनी है, और उससे बढ़कर एहतियात क्या होनी चाहिए, इस पर जो है वो आज बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जीपी हैं और बहुत अरसे से माशाल्लाह अब मेडिसिन की फील्ड के लिए सर्व कर रहे हैं, डॉक्टर आफ्ताब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। वैसे डॉक्टर्स तो मॉर्निंग पर्सन होते हैं नॉर्मली, रूटीन ऐसी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बड़ा कॉमन लिया जाता है ना, जो कि नज़ला बुखार है, ठीक हो जाएगा, और आई थिंक लेना भी चाहिए, होता है नज़ला बुखार। अक्सर मौसम की तब्दीली से भी हो जाता है, कुछ गलत खा लें तो उससे आपका गला ख़राब होता है, तो बुखार आ जाता है। सो क्या आज का बुखार ऐसा ही है कि उसको थोड़ा इग्नोर किया जाए, या ये आपको अलर्ट करता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो जितने बुखार, जैसे आपने बयान किया अपने इंट्रो में, कि मुख्तलिफ तरह के बुखार जो हैं इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, और उसमें और लोग उससे जो है वो नबद आज़मा भी हैं। तो यकीनन बहुत सारे बुखार हैं, जिसमें आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है उसमें हम एक नाम मैं लूँगा, चिकनगुनिया का। जी। वो ज़्यादा अक्सर लोग जो हैं, मेरी क्लिनिक्स में भी लोग आते हैं इस बुखार के साथ, और ये इतना मिमिक्स करता है और दूसरे बुखार के साथ कि इसकी डायग्नोसिस जो है डिफरेंट मुश्किल हो जाती है। That is the main issue. जी हाँ, तो हम जब जैसे ही मरीज़ आता है हमारे पास, तो हम उसकी पहले एक हिस्ट्री लेते हैं कि मरीज़ को बुखार कब से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, किस इन्वायरमेंट में रहता है वो, ये सारी जितनी अलामत, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। उससे हमें थोड़ा इनिशियली हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम डायग्नोस कर सकें कि इसको क्या है। अच्छा, आपने अपनी ही बात में दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तो ये कि कब से है बुखार, एक टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने अरसे से ये चीज़ हुई है। एक है कि ठीक है मुझे कल से बुखार है डॉक्टर साहब, मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे कल से बुखार है। तो ये इसमें तो फिर चिकनगुनिया वाला लेवल एक हद तक कम हो गया, या मतलब एक शख्स आपके पास आता है और वो आपको कहता है डॉक्टर साहब मुझे कल से जो है वो बुखार है, और बुखार की अलामत यही होती है कि आपको जिस्म में दर्द हो रहा होता है और आपका गला ठीक नहीं है। तो किस तरह के सवालात आप इस हवाले से पेशेंट से करते हैं? अगर वो एक दिन का बुखार लेकर आपके पास आता है तो देन डायग्नोसिस कैसे होगी, क्या है ये चिकनगुनिया का पेशेंट है या नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आजकल जो एनवायरनमेंट है हमारा, या हमारी जो अवेयरनेस है लोगों की, बहुत ज़्यादा इस मामले में कम है। आपने अक्सर देखा होगा जो ही बुखार होता है पहले हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। बुखार कम करने की दवा ले लेते हैं,
वो इसी अरसे में हम 1-2 दिन अपने घर पे गुजारते हैं या लोगों से मशवरा करते हैं, घर में कुछ और पी लें या खिला दें, आराम कर लें, तो वो टाइम तो इसमें ज़ाया हो जाता है। जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुंचता है, किसी से मुस्तनद डॉक्टर के पास, उस वक्त तक उसको जो है 2 से 3 दिन गुजर चुके होते हैं। ठीक है। और जो चिकनगुनिया का जो बुखार होता है, वो जिसकी अलामत ज़ाहिर होना शुरू होती हैं 2 से 7 दिन के दरमियान। अगर आज मुझे खुदा ना खास्ता कोई मच्छर ये काटता है, तो मुझे फ़ौरन इसका जो है अलामत ज़ाहिर नहीं होंगी, मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे और उसके बाद जो है मुझे अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और इसकी अलामत इतनी सीवियर होती हैं कि इसको हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज़्यादा इसको शिवरिंग मतलब कफपाहट शुरू हो जाती है, सर में दर्द और कह की उल्टी की भी सूरत हाल हो सकती है। और दूसरा जो सबसे अहम है वो जोड़ों में दर्द। अच्छा, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्वेलअप हो जाते हैं, मतलब उसमें सूजन आ जाती है। अच्छा। बॉडी के अंदर रैशेज आ जाते हैं। ये सारी जो अलामत हैं फिर हम इससे कोरिलेट करते हैं कि इसको चिकनगुनिया की तरफ पेशेंट जा रहा है, या और दूसरे जो बुखार है, मिसाल को मलेरिया है या और दूसरे तरह के बुखार हैं, टाइफाइड, इस तरफ जा रहा है। लेकिन हर बुखार की अपनी एक तरीक़ेकार होता है कि वो किस तरह से ऊपर जाता है, किस तरह से नीचे आता है। अच्छा, आप इसमें कह रहे हैं जो आपने चिकनगुनिया की अलामत बताई, अगर हम इसको इस तरह देखें कि अगर बुखार हुआ है फर्स्ट सेकंड डे, जिस तरह आपने कहा कि नॉर्मली लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि आया वायरल है या कुछ हो गया होगा, अक्सर इन्फेक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो स्टार्ट से ही हाई ग्रेड फीवर होता है या ये स्लोली ग्रेजुअली ये हाई होना शुरू होता है? क्योंकि आपने कहा इसमें हाई फीवर होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, मतलब फ्रॉम द डे फर्स्ट ऐसा होता है या सेकंड थर्ड डे से जाकर एकदम से ये रेस करता है? आज जैसे खुदा ना खास्ता किसी को काटता है चिकनगुनिया का, ये आई थिंक फीमेल मॉस्किटो होता है, कहते हैं इसके लिए। इसकी 1-2 फाइलम होती है, एक जिसको हम कहते हैं एडिस एजिप्टाई, वो इसमें जो है फीमेल होती है, वो ही काटती है। और जो ही वो काटेगी उसके 2 से 7 दिन के दरमियान अलामत ज़ाहिर होना शुरू, फौरन नहीं होती। अच्छा, ठीक है, मतलब 1-2 दिन आपको ऐसे होगा बुखार चढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है या जिस्म टूट रहा है। अक्सर ऐसा होता है ना, जिस्म टूट रहा है, बुखार में ऐसे ही हो रहा है। आज आदमी जो है डाउन है, तबीयत नहीं चाह रही कुछ काम करने की, तो वो अपने ये घर में आराम कर रहे हैं या ऑफिस नहीं गए, या उन्होंने कहा मैं लेट चला जाऊँगा, तो इस तरह की अलामत शुरू होती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह भी 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जो ही अलामत ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, उसमें फ़ीवर, और जिसमें मैंने पहले गुजारिश की, उसमें बुखार, उसमें कपकपाहट, उसमें उल्टी, उसमें जोड़ों का दर्द, सूजन, रैशेज भी आ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये होना शुरू हो जाते हैं। राइट, तो अगर आपको 1 से 2 दिन बुखार आपको रहता है और फिर वो, और क्योंकि आप अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बावजूद अगर बुखार बढ़ रहा है, तेज़ हो रहा है, और जो डॉक्टर साहब ने अलामत बताई, मैं और भी कुछ बुखार है उनके बारे में डॉक्टर साहब से डिस्कस करूँगी। मेन चीज़ ये है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें रैशेस पड़ने लग जाते हैं आपकी बॉडी में, और पेन, इतना सिवियर पेन होता है चिकनगुनिया में। वैसे ये भी मैंने कुछ लोगों से सुना, कहते हैं कि शायद चिकन खाने से चिकनगुनिया हो जाता है, जो इसका नाम रखा, लेकिन इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, क्यों कहा जाता है इसको चिकनगुनिया। डॉक्टर साहब जरा ये तो डिस्क्राइब करें, चिकन खाने से तो नहीं होता है ना ये तो आप हंस रहे थे मेरी बात पर, बट ये कॉन्सेप्ट भी लोगों में मौजूद है। ये नाम ऐसा क्यों की रखा गया? इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये पहली बात तरीके से अगर आप स्पेल करते हैं तो चिकन वाली स्पेलिंग नहीं होती है इसकी, ठीक है, और ना ही चिकन खाने से होता है ये, ठीक है। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज में दरियाफ्त हुआ था, तंजानिया में 1952 में एक पूरा आउटब्रेक हुआ था, वो दरियाफ्त होता है। और इसका जो उनकी ज़बान में इसको ये जाहिर किया था कि ऐसा बुखार जिससे इंसान जो है वो बो हो जाता है, झुक जाता है, चिकन जैसी कंडीशन हो जाती है। चिकन जैसी नहीं होती, लेकिन वो झुक के जो दर्दों की वजह से वो स्ट्रेट जैसे हम और आप चलते हैं, सर नहीं चल पाता, तो वो झुक के चलता है। तो उस झुकने के अमल को जो उनका अपनी ज़बान में उसको वो चिकनगुनिया कहते थे, तो इस अलामत से नाम से उन्होंने इसको रिलेट किया। लेकिन इसका चिकन से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? तो ये वाली जो है ना, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर देना। अदरवाइज जब भी आपको बुखार होता है तो वैसे कहा जाता है कि आप थोड़ा नरम और हल्की ग़िज़ा का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई वैक्सीनेशन सच इस बुखार के लिए मौजूद है? कोई स्पेसिफिक इलाज, कोई ट्रीटमेंट, कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप कहते हैं ओके इसको इस ट्रीटमेंट से गुजारना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल जो है ये सवाल बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं जब मेरी क्लिनिक पे आते हैं। तो इसकी वैक्सीन कोई अभी तक दस्तयाब नहीं है। अच्छा। जिस तरह और दूसरे वायरसेस की वैक्सीन दरियाफ्त होती है, अगर आप पहले लगा लें तो आप बचाव कर सकते हैं, इसकी अभी तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई है, और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दरियाफ्त हुआ है। अच्छा, फिर आप इसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ये वायरस अपना साइकिल खुद अपनी लाइफ पूरी करता है और फिर खुद ब खुद ये बॉडी से खारिज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसमें जो है वो हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी, और आवाज़ में रिपोर्ट पड़ रहा था कि
साल तक लग जाते हैं इसको, जो ना जो पेशेंट दर्द के साथ जो रहता है सही, उसमें सालों तक लग सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बुखार को कम करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, दर्द कम करने की दवा या बुखार उतारने की अद्वियात इस्तेमाल की जाती है, कोई स्पेसिफिक इसके लिए वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, स्लोली ग्रेजुअली ये कम होगा। बट हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि वो जो आपको जोड़ों का दर्द है वो कुछ लोगों को कई महीने तक और कुछ लोगों को सालों तक डॉक्टर साहब ये पेन रहता है। हाँ, ये मैं भी जो आप जिस कह रहे हैं, मैंने भी इसको, क्योंकि हम तो गूगल से सर्च कर लेते हैं चीज़ों को तो डॉक्टर साहब, लेकिन फिर इसके लिए ये जो जॉइंट्स आपके वीक हो जाते हैं या ये अगेन फिर आपका लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ता है, तो उसको दोबारा से वो एनर्जी गेन करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है, कुछ किया जाता है? जी, इसमें अपनी न्यूट्रिशन को अच्छा रखें, ठीक है, अपनी डाइट को अच्छा रखें और जितने लिक्विड्स पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रख करें, ताकि ये जो है जितनी जल्दी ये बॉडी से निकल जाएगा, दोबारा से बॉडी के अंदर उतारने की सलाहियत रखी है कि वो अपने आप को जो है री एनर्जाइज कर लेती है बॉडी ना। ठीक है, तो इसमें होता है। अच्छा, ये मैं और जानना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली कोई टेस्ट है, ये तो आपने कहा ना क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया, आपने एक पेशेंट आया, आपने उससे हिस्ट्री ली, कितने दिनों से बुखार है, अच्छा मुसलसल तेज़ बुखार रह रहा है और बॉडी में रैशेज़ हैं, नोजिया फीलिंग है, तो क्या बस यही चीज़ें पूछकर आप लोग फाइनल कर लेते हैं कि आया ये चिकनगुनिया का पेशेंट है, या कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है? जी बिल्कुल, इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है ब्लड का, उसको हम अपनी ज़बान में अलायदा बोलते हैं। ओके, उसमें हम ये देखते हैं कि जो IgM और IgG जो होते हैं उसकी एंटीबॉडीज़ उसके चिकनगुनिया के खिलाफ कितने ज़्यादा बने। अगर उसकी मकदार ज़्यादा होती है तो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये इसको चिकनगुनिया है। दूसरा एक RNA भी टेस्ट होता है जो हम करते हैं। ये मुख्तलिफ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम ये मददगार साबित होता है ये डायग्नोस करने के लिए कि ये चिकनगुनिया है, क्योंकि ये इसकी और डेंगू दोनों बहुत ज़्यादा ममासलत रखते हैं, इसलिए बाज़ दफ़ा इसकी डायग्नोस बहुत डिलेड हो जाती है या ओवरलैप कर जाती है। हम समझते हैं कि इसको डेंगू है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में दोनों जरासीम जो हैं वो दोनों वायरस जो घूम रहे हैं, लेकिन डेंगू का भी और ये भी। एक बड़ा सादा सा सवाल कि वैक्सीनेशन तो दोनों की नहीं है जी, ठीक है, डेंगू की भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, और दोनों में आप लोग ऐसे इलाज कर रहे होते हैं कि ओके वो अपना टाइम लेगा और गुजर जाएगा, तो फिर ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आ जाता है अगर डायग्नोसिस हो भी जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन उसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, तो ख़ास दवा तो कुछ सजेस्ट ही नहीं करनी, फिर ऐसा ट्रीटमेंट में आप लोग क्या फ़र्क लेकर आते हैं कि आप लोगों को तो चलिए पता चल गया कि ये चिकनगुनिया का पेशेंट है, ये डेंगू का पेशेंट है, वैक्सीनेशन दोनों के लिए नहीं है, दोनों के लिए आप लोगों ने बुखार कम करना है, और ऐसा क्या करते हैं आपके दोनों को पेशेंट्स को अलग ट्रीट किया जाए? पहले मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि वैक्सीनेशन हमेशा बीमारी से पहले की जाती है। ठीक है, जब बीमारी किसी को हो जाती है उस वक्त वैक्सीनेशन काम नहीं करती। हाँ, ठीक है? लेकिन कोई मेडिसिन भी नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए। अब दोनों की अलामत डिफरेंट है। हाँ। मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि जो डेंगू है उसके अंदर ये खतरा होता है कि पेशेंट के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी या ब्लीडिंग या खून ज़ाया होने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। जबकि चिकनगुनिया में इतनी ज़्यादा कंपैरेटिवली नहीं होती, इसमें भी होती है लेट स्टेज में, लेकिन इतनी तेजी के साथ जो है प्लेटलेट्स में कम नहीं होते। तो हमें पहले पेशेंट इतना खतरनाक नहीं है जितना डेंगू है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं। और डेंगू में जॉइंट्स पेन, स्वेल अप जॉइंट्स ये नहीं होता, चिकनगुनिया में चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों अलामात को देखते हुए हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। हमें पेशेंट को उसका बुखार कम करना होता है और उसकी जो लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ है, उसको थोड़ा सा बेहतर करना होता है। सही, अच्छा, राइट। तो एक तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट आ गई कि अल्लाह ना करे अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और आपके जोड़ों में बहुत दर्द है, वैसे बुखार में दर्द बहुत हो रहा होता है आपके जिस्म में, लेकिन ये ओवर कहते हैं कि इतना पेन होता है कि इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, तो अच्छे बड़ी उम्र के लोग जो है वो बाकायदा अजियत में, तकलीफ़ में हो जाते हैं इस बुखार की वजह से। तो आप जाइए, आपका जो भी नियरेस्ट क्लिनिक है, फिजिशियन है, कैंप्स भी लगाए गए हैं इस हवाले से, और जाकर आप डायग्नोसिस प्रॉपर जो है वो ज़रूर कराइए। डॉक्टर साहब, एहतियात या किस तरह बचा जा सकता है? आप बाहर निकलते हैं एनवायरनमेंट में, आपको गंदगी भी है, मॉस्किटो भी हैं, फिर अगर किसी और शख्स को है तो कहते हैं उससे भी आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। इज़ इट राइट? ये सारी अलामतें बनती हैं फैक्टर? ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि जो छूत छात की प्रोग्राम में मैं लेमन में कहना चाहता हूँ, ऐसी बीमारी नहीं कि कोई छूने से, टच करने से इस तरह बीमारी हो जाती है, उसके साथ खाना खाने से हो जाती है। ये उस वक्त होती है कि अगर खुदा ना खासा किसी एक शख्स को ये बीमारी है और वो मच्छर उसको काटता है, और फिर वो मच्छर उड़ के दूसरे बंदे को काटता है, तभी इस तरह से ट्रांसफर होती है। इसका जो कैरियर है या ब्रिज है वो मच्छर ही है। अच्छा, ये मच्छर खास तरह का मच्छर होता है जो सुबह में रोशनी में काटता है। वरना उमन मच्छर रात में आता है। जी हाँ, चिकनगुनिया का ये जो सुबह फजर के बाद का जो टाइम होता है उस वक्त होता है, और जब मगरिब से पहले का जो वक्त होता है उस वक्त जो है ये अपना अमल दिखाता है, रोशनी में ही काम करता है ये।
और इसलिए ज़रूरी है। इसको नज़र नहीं आ रहा होता, डे में ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, डे में इसको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। ओके। और उमूमन आप अक्सर देखेंगे लोग दिन में ज़्यादा जो है चहलकदमी हो रही होती है, जा रहे होते हैं, अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और मुख्तलिफ अपने मामूलाती ज़िंदगी में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, तो उसको अच्छा एक कैरियर मिल जाता है। रात में तो अक्सर लोग घरों में चले जाते हैं या अपने किसी एक जगह में कमरे में बंद होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते। तो इसमें ज़रूरी होता है कि जो ये जो वक्त है दो वाला जो मैंने आपको जैसे गुजारिश की, इसमें एहतियात की जाए। इसमें एहतियात ये होता है कि तो जो मच्छर की जो ब्रीडिंग है उसको रोका जाए। ठीक है, वो कैसे रोकी जा सकती है? वो इस तरह से रोकी जा सकती है कि अब तो एक तो पहली बात तो ये कि आप अपने जिस्म के साथ शुरू करें कि हम कपड़े प्रॉपर पहने, हम एक्सपोज एरियाज में कम से कम दें। दूसरी बात ये कि जब जो बच्चे उमूमन या बड़े या बूढ़े, आपने अक्सर देखो घरों में जो है वो ज़्यादा आराम करते हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं, माएँ या उनके जो भी रिलेटिव हैं वो काम में लगे हुए होते हैं, बच्चा अगर वो ओढ़ा हुआ भी होता है तो वो उसका वो हटा देता है, उसका ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि रोशनी में ज़्यादा काटता है ये बच्चा। तो ये बूढ़े होते हैं वो सो रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको भी ढक के रखें। घरों में नेट लगा के रखें ताकि मच्छर जो अंदर दाखिल ना हो। जो मच्छरों से रिपेल की जो चीज़ें आती हैं, बहुत से सोल्यूशन आते हैं, क्रीम आती हैं, वो लगा के रखें एक्सपोज एरियाज पे ख़ास तौर पे। और सबसे बड़ी बात, जो घरों में हम अक्सर अपने गमले होते हैं या पानी के जो बर्तन होते हैं उनको जो है हम साफ़ रखें और उनको हम देखें कि इसके अंदर कोई इस तरह के जो अंडे तो नहीं दे रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली रोज़ाना साफ़ करें, पानी जो है दोबारा चेंज कर लें। या ओवर टैंक होते हैं वो खुले हुए होते हैं, अक्सर देखा होगा आपने, उनको ढक के रखें। ठीक है, या अक्सर घरों में देखें बारिश का टायर का पानी जो होता है टायरों में जमा हो जाता है, वो सालों रहता है, वो इस तरह से जो वो उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको निकाल दें, ये तरीक़ेकार भी अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे इलाके ऐसे ना जहाँ पानी का ही मसला इतना है तो लोग ऑलरेडी डंप करके रखते हैं ना, यहाँ स्टोर करके रखते हैं पानी को, उनकी ज़रूरत है, नहीं करेंगे तो फिर वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर ये ऑप्शन ये ज़्यादा बढ़ जाता होगा, फिर आप कवर करके रखें उसको, कोशिश करें। और दूसरा ये होता है कि जो इस तरह के जो गंदे पानी होते हैं जैसे महलों में जमा हो जाते हैं बारिश का या ड्रेनेज का या किसी और का, उसमें ये होता है अक्सर तो आजकल तो अक्सर पाइपलाइनें जो फट जाती हैं हमारी, तो पानी आपने देखा हुआ रोडों पर अक्सर जमा हो जाता है। वहाँ ये करें कि आप मिट्टी का तेल उसके ऊपर छिड़क दें ताकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है तो वो अंडे नहीं दे सकते वहाँ पे। दूसरा ये कि आप ये करें कि जो स्प्रेज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेटली वो करके रखें ताकि जो फ्लाइंग सुबह के मच्छर जो घूम रहे होते हैं वो उससे बच सकें आप। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो हमें करना चाहिए। राइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने आप बताई हैं। स्पेशली बहुत सारे घरों ऐसे हैं जो अपने जिन्होंने अच्छा, अब तो हमने वैसे भी वो कहना चाहिए खिड़कियां और दरवाजे खोलने वाले घरों में कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। बहुत हम बंद करके रखते हैं, सनलाइट से भी अपने आप को भी बचा के रखते हैं, जो कि गलत है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी और बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं उसकी वजह से। बट अदरवाइज़ भी एक होता है कि वो नेट का डोर भी लगा हुआ होता है ना, कि आप अगर इवन आपने अपना डोर खोला भी है क्योंकि वेंटिलेशन के लिए या उसके लिए, तो वो नेट के डोर्स लगे होते हैं, उससे बहुत हद तक इस चीज़ से जो है वो बचाव हो सकता है। तो कोशिश और एहतियात जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, और अगर अल्लाह ना करे आपके घर में किसी शख्स को ऐसे हो जाता है तो फिर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह डॉक्टर साहब, जो दूसरा बुखार है जिसका हम डेंगू का जिक्र कर रहे थे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इसकी वजह से अमवात भी हुई और एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस वक्त मौजूद है। कई लोग जो हैं वो इस डेंगू बुखार की वजह से जो है वो अपनी जानों को खो बैठे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ये चीज़ शुरू होती है और डॉक्टर साहब फिर एक के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा केस जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत अरसे से हम चीज़ सुनते आ रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन इसकी शरह बढ़ रही है, अमवात की कम नहीं हो रही है। कैसे कंट्रोल करेंगे इससे? इसकी दो बड़े वजूहात आपने बिल्कुल सही पॉइंट हाईलाइट किया कि हम इसको कंट्रोल किस तरह से करें। अगर खुदा ना खास्ता हमें पता चल जाता है कि एक घर में या महल्ले में किसी को डेंगू है, ठीक है, सबसे पहले तो वो बंदा खुद अपनी एहतियात करे। अच्छा, अगर वो सो रहा है तो किसी नेट वाले जो पहले हम देखते थे उसको मच्छरदानी कहते थे, तो वो अब तो मिलती भी है इजीली आपको, वो उसके अंदर सोए ताकि दूसरा मच्छर उसको काट ना सके। होता है ये कि आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे भी, जब वो हॉस्पिटल दिखाते हैं जहाँ पे डेंगू है तो वो एक मच्छरदानी के अंदर उसको रखते हैं, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम घर के अंदर ऐसा माहौल रखें कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मरीज़ हमारे डेंगू का जो है वो डायग्नोज हुआ है तो उसको बचाएं दीगर मच्छरों से। अगर मच्छर उसको स्टिंग करेगा तो घर में वो घूम रहा होगा, सबसे पहले तो घर वालों को जो है स्टिंग करेगा। तो इस तरह से आप एक मल्टीप्लिकेशन के अमल में आ जाते हैं कि एक को हुआ, फिर दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, इसी तरह से फिर ये शहरों की बात आती है, महल्ले की बात आती है। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कहीं हो तो आप फ़ौरन जो है वो हेल्पलाइन पे उनको फ़ोन करें ताकि वो आके आपके पूरे महल्ले में जो है वो फ्यूमिगेशन करें और उसका स्प्रे जो है मच्छर मार का वो कर सकें, ताकि अगर कोई इस तरह के महल्ले में घूम रहा है तो उसको हम बचा सकें।
और दूसरी ये कि हम अपना खुद एहतियात करें अपने, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ पहने जो एक्सपोज हो हमारी बॉडी, तो उसके अंदर हम मच्छर से बचाव की जाए वो रिपेलेंट्स लगाएं। वैसे वो आते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं या क्रीम्स आती हैं, वो लगा के रखें। और अगर रिपेलेंट नहीं है, क्रीम नहीं है, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़, कोई इस तरह का ऑयल, कोई ऐसी चीज़ जो आप लगा सकें? डॉक्टर साहब, हर शख्स रिपेलेंट नहीं लगा सकता। लोग मतलब एक अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है। फिर लोग कहते हैं कि मतलब ये इसको क्यों मुझे लगाना है? कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। सो क्या ऑल्टरनेट क्या हो सकता है रिपेलेंट का? ऑल्टरनेट देखें, हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिल जाती हैं, जैसे ऑयल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इस तरह के, हम जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या और दूसरी चीज़ हो गई, कोई भी ऐसी जिसकी थोड़ी सी पंजेंट स्मेल हो, आपको महसूस ना हो, लेकिन उसकी रिपेलेंट हो। जैसे वो आप देखते हैं कोई स्मेल इतनी होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, इंसान को अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह जानवरों का भी एक सेंस होता है, उनको भी अच्छी नहीं लगती। अभी रिपेलेंट जो है वो क्यों मच्छर आपके पास आने से घबराता है, वो स्मेल से वो आता नहीं है। या फिर आपने एनवायरनमेंट घर में आप इस तरह के जो है वो कैचर होते हैं जो लगे हुए होते हैं, वो आजकल नॉर्मल जो है मिल जाते हैं, तो वो आप घर में हम लगा के रखें ताकि कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो वो इंसेक्ट वगैरह वो उसको कैचर में जाके वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मुझे याद आया, कहते हैं कि मिंट लीव्स जो होते हैं ना, वो अगर आप जिस तरह किसी भी बोल में, अगेन लेकिन पानी वाली बात आ गई, अगर आप उसको दोबारा से डेली चेंज करें, तो आप किसी भी बोल में पानी लेकर और उस पर अगर आप मिंट लीव्स रख देना, तो ये नॉर्मली किचन में कहा जाता है कि जो इंसेक्ट्स और ये वो सारी चीज़ें होती है ना, ये उससे नहीं आती, क्योंकि उसका एक ऐसा अरोमा है जो क्योंकि आपको नॉर्मली फील नहीं हो रहा था, बट इन पर बड़ा उसका अफेक्ट क्रिएट होता है। तो आप अपने लिविंग रूम्स में या आप अपने रूम्स में इस तरह जो है ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी फ्रेग्रेंसेस आती हैं डॉक्टर साहब जो, लेकिन अगेन आपने उसको, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने उसको डेली रूटीन में चेंज ज़रूर करना है, क्योंकि पानी वाला फैक्टर जो है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि हमारी वालदा है, हमारे पुराने ज़माने में, इतना पुराना तो खैर मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि आप देखें धुनी दी जाती थी घरों में, लुबान की धुनी भी बहुत ज़्यादा, घर में धुनी दी जाती थी, और उसकी स्मेल ऐसी होती थी कि उसमें वो कहना चाहिए कि इन्फेक्टिसाइड होता है वो, उसमें बहुत सारे ऐसे वो होते हैं कि जो इन्वायरमेंट में जरासीम घूम रहे होते हैं उनको वो रिपेल करता है, उनको जो है वो आने नहीं देता। आजकल हमारे घरों में ये नहीं है, बच्चे बड़े सब घबराते हैं कि कैसी लोबान की स्मेल आ रही है, इसको हटाएं, यहाँ से ख़राब है। लेकिन पहले ज़माने में ये होता था, दुकानों में, घरों में, जहाँ इस तरह के होते ना, कोनों कोनों में जाके लोबान की धुनी दी जाती थी। आजकल ये रवाज खत्म हो गया, ये नहीं होता। हाँ नॉर्मल, लेकिन पहले लोग इस तरह की चीज़ें किया करते थे और उससे बहुत फ़र्क भी पड़ता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फ्यूमिगेशन हम जो करवाते हैं, इसका भी एक बड़ी कुछ एहतियातें हैं। एक केस इस तरह का मैंने देखा था, मैं डॉक्टर साहब से उसके हवाले से भी बात करूँगी क्योंकि उसके अफेक्ट्स क्या हैं, बट जो अभी हम डेंगू की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, एक बार आप उसकी अलामतें ज़रा, जिस तरह आपने उसकी चिकनगुनिया की बताई, डेंगू की भी अलामात बताएं कि किस तरह की अलामत होती है कि आपने रिपोर्ट करना है और फिर उसका डायग्नोसिस क्या है? क्योंकि देखिए अलामत हर बुखार की एक ही तरह से होती है। ठीक है, बुखार जो है वो सर्दी के साथ बुखार चढ़ेगा, उसको कपकपाहट होगी, सर में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा किसी काम में दिल नहीं लगेगा, बहुत थकावट हो जाएगी, आराम करने को दिल चाहेगा। और जैसे तो बुखार प्रोग्रेस करता है, आपको जो है वो नाक से, मुंह से या गम से अगर आप ब्रश कर रहे हैं या अगर आप नाक ब्लो कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है इसमें डेंगू में। जी हाँ, डेंगू तो आप पहले, हाँ, या आपके खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा हो तो फिर आपके पेशाब का रंग भी चेंज हो सकता है, उसमें भी जो है वो आ सकते हैं, सुर्ख हो सकता है या सुर्खी माइल की तरफ हो सकता है। तो आप फ़ौरन कॉन्शियस हो जाएंगे कि मुझे बुखार के साथ ही हो रहा है, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, बताएं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक वाली अलामत है डेंगू में वो यही है कि प्लेटलेट्स की कमी, उसकी वजह से जो हमारी नसें हैं जो खून जमा के रखती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हमारी जो बारीक बारीक नसें उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। तो वो रिसना शुरू हो जाता है तो वो फिर हमारे बॉडी से निकलना भी शुरू हो जाता है, चाहे वो नाक के जरिए हो, चाहे वो मुंह के जरिए हो, या हमारे जबड़ों में हो, या हमारे इसमें हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एज ए लेमैन आपसे ये चीज़ पूछ रही हूँ, मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने विटामिन केयर जो होता है वो कहते हैं कि आपके ब्लड को जो है वो इस तरह की मेडिसिन, क्योंकि हम लोग खून पतला करने के लिए भी हम एक एस्प्रिन मेडिसिन वो उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। मैं बता रही हूँ आपको जो मैंने लोगों से सुना है, फिर वो खुद अपनी मर्ज़ी से विटामिन के का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कितना आप जानलेवा है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप खुद डिसाइड करें कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो मैं ये ले लेती हूँ, स्किन ख़राब हो रही है तो चलो ये खून पतला करने की दवाएं ले लें, और अगर ऐसा है तो मैं विटामिन के का इस्तेमाल कर लूँ। तो इज़ इट गुड, बेनिफिशियल होता है ये किसी भी बॉडी के लिए? मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से ये बिल्कुल आगाही देना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन, खुद साख्ता दवाएं लेना बहुत ही हार्मफुल है। और हमारे इस पाकिस्तान में मतलब बदकिस्मती से कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि आप देखें तरीक़ा इलाज भी महंगा है, लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो मेडिकल स्टोर जाते हैं। जो मेडिकल स्टोर पर अक्सर तो जो है वहाँ फार्मासिस्ट होते नहीं हमारे पास,
वो लोग जो खड़े होते हैं जिनको ट्रेन करते हैं उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर होते हैं वो, हाँ, डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया एक दिन की, वो अच्छा ये 2 गोलियां दी उन्होंने पुड़िया में बांध के, ये खा लो सही हो जाओगे। अब वो क्या दी वल्लाह आलम, क्या हुआ उसको, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, उसको कोई नहीं जान सकता। तो आपने जो बात कर रही है विटामिन के या एस्पिरिन या इस तरह की दवा खुद कभी ना लें। हाँ। पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें, उससे उसके पास जाएं, उसको बताएं अपने प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मेडिकेशन लेना शुरू करें। और जितने अरसे के लिए वो कहे इतने अरसे के लिए लें। हाँ। बाद दफ़ा होता है कि आप कम अरसे के लिए लेते हैं, उसका भी नुकसान है, और ये दवाएं रखी हैं बच गई थी हम ले रहे हैं अभी तक, हाँ, वो भी नुकसान दें। या फिर ये होता है कि आप जो है खुद डॉक्टर बन जाते हैं। अगर आपके घर में अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ने ये मसला था, ये दवा दी थी, आप भी ये खा लें, हाँ, ये और ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हर मरीज़, हर सिम्टम, हर अलामत मुख्तलिफ होती है, तो आप अपने ऊपर जो चीज़ आपने की है वो दूसरों को प्लीज़ ना बताएं। एग्जैक्टली आप पर कैसे रिएक्ट करती है वो, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। एक ही प्रॉब्लम हो लेकिन इम्यूनिटी अलग है, मेटाबॉलिज्म से बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा वाइट ब्लड सेल का इशू होता है इसमें डेंगू में, प्लेटलेट्स का इशू होता है, तो फिर इसको कवर करने के लिए क्या किया जाता है? कैसे आप लोग उसको बॉडी को दोबारा से नॉर्मल रूटीन में लेकर आते हैं? जी बिल्कुल इस तरह किया जाता है। फिर हम बाहर से जो है वो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि वो खुद ही जनरेट करना शुरू कर दें, और अगर वो जनरेट नहीं कर पाते हैं, हमारा जो बोन मैरो होता है, तो फिर हम बाहर से जो है वो इमदाद देना पड़ती है, और उसके लिए फिर जो है वो हम तैयार करके और पेशेंट को लगाते हैं ताकि उसका जो है वो निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके, हाँ, और जो उसकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो ख़त्म हो सके। राइट। और अगर ऐसा आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं बॉडी से और राइट टाइम पर आपको ट्रीटमेंट ना मिला तो कंडीशन बिगड़ती जाती है। और अगेन आप लोग सब बहुत बेहतर जानते हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स, इवन बाक न्यूज़ भी आपको रिपोर्ट करा होता है कि अमवात भी हुई हैं डेंगू की वजह से। तो सही टाइम पर डॉक्टर के पास जाना, और फिर आपका नॉलेज भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे डॉक्टर कि अच्छा ये जो हमने सुना कि काफ़ी बड़ा नंबर आया है इस वक्त, वैसे तो एक शख्स की जान भी बहुत कीमती है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग चले गए हैं इस बीमारी की वजह से। डॉक्टर साहब यही रीज़न कि लेट रिपोर्ट किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल सका? जी बिल्कुल, नेग्लिजेंस सबसे बड़ा है। अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बुखार हो रहा है, तो आप प्रॉपरली पहले डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने सेल्फ मेडिकेशन करते रहे। रेमेडीज़ मुख्तलिफ हैं आजकल जो आप देखते हैं, ये खा लें, पपीता खा लें, ये खा लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप डॉक्टर से भी रुजू करें, हाँ, ताकि आप जल्दी रिकवर हो सकें। सिर्फ उन्हीं पे करके जो एक दफ़ा आप ना बैठे रहें, आपने डॉक्टर से रुजू करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ये अमवात ख़त्म, क्योंकि वायरस का जो साइकिल होता है वो खुद ब खुद ख़त्म होता है। सही। वायरस का साइकिल इस तरह से ग्राफ बनता है, फिर खुद डाउन होना शुरू होता है। अब वो उस ग्राफ के दौरान जो है अगर आपने जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं लिया तो नुकसान हो सकता है, वो फिर नुकसान हो सकता है। राइट जनाब। तो अगेन बुखार को इजी नहीं लेना है, उसकी अलामत क्या है ये डॉक्टर तशख़ीस करके फिर आपको इलाज के हवाले से जो है वो गाइड करेंगे। चिकनगुनिया और डेंगू के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बताया एक और बड़ा अजीब सा जो है ये भी वायरस है, और अगेन जानलेवा है। ये जो निगलेरिया है डॉक्टर साहब, ये जो है ये एक और नई आवाज़ सुनने में आ रही है हमारे कानों में, किस तरह के वायरसेस हैं ये। डॉक्टर साहब बाहर कहाँ से रहे हैं वैसे बाय द वे, ये तो बताएं कौन लेकर आता है इनको यहाँ छोड़कर और हमारे हवाले करके चला जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया, कौन लेकर आता है। ये एक तो पहली बात तो ये कि हम खुद ही लेकर आते हैं। अच्छा। आजकल ये देखें कि हम कितना ट्रैवल करने लगे हैं, हम हाँ, हर इंसान जो है अच्छी बात है, एक्सपोजर देती है, एक्सपोजर देती है, लेकिन जब हम अपने कंट्री में वापस आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी कंट्री में लेकर भी आ जाते हैं। अच्छा। इसी तरह आप देखेंगे जब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हैं तो कुछ ऐसे बुखार हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में कि अगर आप वहाँ से आके आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपको एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन में डाल देते हैं। वो आप काफ़ी अर्से तक वो बिल्कुल उसमें रहते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है वो आबादी के लिए घर के लिए छोड़ते हैं वो। तो ये ज़रूरी है कि जब आप जिस इलाके में या जिस कंट्री में जा रहे हैं पहले वहाँ मालूमात लें वहाँ कौन सी बीमारियाँ एग्जिस्ट करती हैं, ताकि उसकी मेंशन करके आएँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि ये कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रहा है, ये हम ऑलरेडी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं ये, ठीक है। जो ही एनवायरनमेंट इनको जो है वो एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, या उसके मुताबिक मैं उर्दू में बताऊँ कि उनको अपनी जो एनवायरनमेंट है वो उनके सूदमंद होता है तो फ़ौरन ही असर करते हैं। जैसे आपने निगलेरिया का कहा, निगलेरिया वायरस नहीं, अमेबिक बीमारी है, अमेबा होता है इसके अंदर। अच्छा। और ये पानी के अंदर एग्जिस्ट करता है ये, और इसका भी एक ख़ास जो है वो इसका ट्रेंड है। ये अमेबा जो है वो सिंगल सेल एनेमा होता है और अमेबा होता है, और ये खुद ही जो है वो अपनी अफजाइश बढ़ाता है ये। अच्छा। और ये उन पानियों में होता है जिनमें जो है जो वार्म वाटर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे रिवर्स हो गए, या ये स्विमिंग पूल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, या बहुत सारे आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो जो डीप डाइवर्स होते हैं या स्विमर्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा बीमारी होती है। या ऐसी जगहों पे जहाँ पर हम कुछ रिलीजियसली जो है वो
कुछ रिलीजन में होता है कि आप अपना नाक और गर्दन जो है वो पानी के अंदर कुछ अर्से डाल के रखते हैं, ठीक है ना, उनमें ही जाने का खतरा होता है। या हमारे यहाँ पे जब हम वज़ू कर रहे होते हैं तो बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऐसे, क्योंकि वज़ू में तो वापस जो है वो उसको ब्लॉक करके निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी एक चांसेस होता है कि अगर हम खुदा न खासा इन्फेक्टेड पानी नाक में ले रहे हैं तो उसके ज़रिए भी जो है ये अमेबा हमारे दिमाग तक पहुँच सकता है। इसको हम अपने उर्फ़ ज़बान में ब्रेन ईटिंग अमेबा भी कहते हैं। ब्रेन ईटिंग अमेबा, अच्छा मतलब दिमाग को ये खा जाता है, कुतरता रहता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी जो है वहाँ पे सोजिश कर देता है और उसके बाद जो है वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो जीपी हैं, और जो बुखार इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, जिन चैलेंजेस का हमें बुखार के हवाले से सामना है, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है, डेंगू की वजह से लोगों की अमवात भी हुई है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, किस तरह आप एहतियात कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भी डॉक्टर साहब ने आपको बताई। एक और इसी तरह की चीज़ जो है वो निगलेरिया है, और अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे ब्रेक में कि 98% जो है वो इसका डेथ रेशो है। मतलब बचा क्या फिर डॉक्टर साहब, इसमें बचा क्या? और आप मुझे बताएं कि ये केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं अब तक और कहाँ कहाँ रिपोर्ट हुए हैं, कुछ आइडिया है आपको? पाकिस्तान में तो कम केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कराची में 1 या 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आगा खान का एक 2 पेशेंट जो मेरे इल्म में है वो रिपोर्ट हुए थे और उनकी दोनों की डेथ हो गई। हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये पानी में जो है ये चीज़ मौजूद होती है। अब आप वुज़ू कर रहे हैं, आप वो पानी आपने कहा थ्रू नोज जो है, पीने से नहीं होता, पीने से नहीं है, पीने से नहीं होता। ये उस कंडीशन में होता है कि किसी तरह से जो डीप डाइवर्स होते हैं या जो स्विमर्स होते हैं, या जिस तरह जो लोग आज स्विमिंग पूल में जाते हैं, उसमें जो है वो पानी नाक के अंदर अगर चला जाए, ठीक है ना, तो उसके ज़रिए फिर ये जो है, क्योंकि हमारा नाक से ताल्लुक जो है दिमाग तक डायरेक्ट होता है, साइनसेस होते हैं जो खुलते हैं हमारे दिमाग के अंदर जाके, तो ये खुद वहाँ ट्रैवल करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और आहिस्ता 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 जो है वो हमारे दिमाग की जो झिल्लियाँ उनको खाना शुरू करता है, उसमें सोजिश कर देता है और फिर वो हमें पता भी चलता है, हमें डेथ हो जाती है। हम ये कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हल्का सा बुखार हो रहा है, थकन हो रही है, हमें जो मतलब वो चक्कर से सीजर्स हो रही है, इस तरह की अलामत होती हैं इसके अंदर। अच्छा, और फिर सीजर्स आते हैं आपको? ओके। जब ब्रेन ज़्यादा डैमेज होना शुरू होता है तो फिर हमें सीजर्स भी आते हैं इसके अंदर। अच्छा, मतलब वो उसको क्या कहेंगे? झटके भी कहते हैं, झटके। हाँ, या आपको जो है ना इस तरह की जो है वो अब झटके आने लग जाते हैं। आपकी नेक जो है स्टिफ हो जाती है, नेक आपकी जो है वो स्टिफनेस में हो जाती है, नेक आपकी अकड़ सी जाती है, इस तरह की ना, ये सारी अलामत जो है वो निगलेरिया में होती है। लेकिन ये अलामत जो है वो बहुत कम लोग इसको जो है वो जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अच्छा ये गोली खा लें, ये कर लें, ये कर लें, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर की गोली ले लें, वो इस तरफ नहीं जा रहा होता है कि अगर ये कोई खुदा ना खास्ता है, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस में जो है इतना टाइम लग जाता है, तो वो फिर जब तक पेशेंट जो है वो हम उसको हासिल। अच्छा, अगर डायग्नोसिस हो भी जाए तो ट्रीटमेंट है इसका मौजूद? अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें अभी तक सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं जो बचे हैं। अच्छा। इसलिए मैंने आपसे 98% कहा। इसमें उनको एक ख़ास तरह की दवा दी गई थी और दवाओं के साथ, तो वो इसको बचा सकें। वो अभी इस पर और अभी ट्रायल हो रहे हैं और तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में या प्रिवेल नहीं करता हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन है ज़रूरी है। जब भी इसका जो सीज़न होता है, ज़्यादातर जैसे अभी हमें सितंबर ख़त्म हुआ है, तो ये इसमें जो है होता है। और ये अच्छा, इसका सीज़न कौन सा है वैसे बाय द वे जो आप कह रहे हैं? इसका सीज़न जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने होते हैं जिसमें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होता है और 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इस तरह के पानी में जो है ये सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, जून, जुलाई एंड अगस्त, अब ये आपने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अच्छा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अदरवाइज़ पे अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको एहतियात करनी है, स्पेशली जब आप स्विमिंग पूल्स की बात करते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली कुछ अर्सा बीच में ऐसा हुआ भी था, पूल्स बंद कर दिए थे इन्होंने कि अल्लाह ना करे इस तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई और इशू जो है उसको फेस किया जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या एहतियात कर सकते हैं आप जो लोग मतलब स्विमिंग करते हैं, या जिस तरह आपने कहा कि डीप डाइवर्स हैं सारे हैं, अब आप नहीं छोड़ सकते, कुछ लोगों का काम है इस तरह का, तो वो किस तरह इस चीज़ से एहतियात कर सकते हैं? बचाव कैसे मुमकिन है? बिल्कुल इस तरह मुमकिन है कि अगर जो डीप डाइवर्स हैं या जो स्विमर्स हैं वो एक तो नोज़ क्लिप लगाएं ताकि नाक में पानी नहीं आ सके, फिर प्रॉपर क्लोरिनेशन करें। ठीक है। जो अगर क्लोरिनेशन प्रॉपर होती है किसी भी स्विमिंग पूल की या ऐसी जगह की जहाँ पर पानी है, तो उससे फिर जो है वो ये जो एमेबा जो है वो मर जाता है, इसकी अफजाइश नहीं होती। इसी तरह हमारा जो टैप वाटर आ रहा होता है वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं एब्लेशन में या नाक में डालने हैं वजू में और दूसरे पर्पज़ के लिए नहाते वक्त भी, उसमें भी प्रॉपर क्लोरिनेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे फिल्टर प्लांट से पानी चलता है तो पाइपों में होता जब हमारे घर तक पहुंचता है तो क्लोरिनेशन जो है उसकी
मकदार वो आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, वहीं से ही कम आती है। तो यहाँ आते हुए, और ये सच बात है, इस पर भी एक रिसर्च हुई है कि प्रॉपर जो है क्लोरिनेशन नहीं है मौजूद, जो सप्लाई किया जा रहा है पानी। और फिर आप, तकलीफ़ की तो बात ये कि आप ऐसी भी खबरें सुनते हैं कि आपकी लाइन के साथ जो है ना वो सेवरेज लाइन भी मिल गई और ये वो, मतलब अल्लाह माफ़ करे, कौन सी ऐसी बुरी बात है जो ना सुनी हो हमने कि हमें कि बिल्कुल साफ़ शफाफ, तो आपको नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम तो मतलब हंगामी सूरत हाल है इस वक्त सेहत के मामले में। जी बिल्कुल हंगामी सूरत हाल है, और हम आगाही लेना भी नहीं चाहते और हम देना चाहते हैं। अक्सर आप देखें, ये मैं बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो आगाही पे बात करते हैं कि हम अपने उसमें, मेरा स्लोगन है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हम एहतियात करेंगे तो उसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि आप अपने जिस्म को बचा लेंगे, दूसरा आपकी जो जेब है उस पर ही बोझ कम पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता आप बीमारी में अगर मुब्तला हो जाते हैं तो उसका खर्चा कितना है, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसन, फिर आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है, एक से दूसरी बीमारी हो रही है। तो अगर आप थोड़ी सी आगाही से अपनी जो है एहतियात कर लें तो आप कितनी सारी बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे वाटर टैंक्स होते हैं, एक तो ऊपर आपका टैंक बना होता है, एक आपका अंडरग्राउंड होता है। पहले तो वो होता था, अगेन सवाल कि कितने अरसे में उसकी सफाई हो रही है, आया हुई भी है या कभी सफाई ही नहीं हुई। ऐसे भी घर मौजूद होंगे, कई कई अरसा गुजर जाता है, टैंक्स की सफाई नहीं कराते हम, लेकिन वो टैंक में एक वो स्टोन सा भी एक रखा जाता है कि उससे जो है ना, वो कहते हैं कि पानी के अंदर जरासीम की अफजाइश नहीं होती है, गंदक होती है या एक इस तरह का कुछ जी। तो डॉक्टर साहब, क्या ये कोई हेल्प करती है इस चीज़ में, इस तरह के इन्फेक्शन में या इस चीज़ से बचाने के लिए कोई आप सजेशन दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी आगाही दूंगा कि देखें, पहले तो हम टैंक का साइज हमें पता नहीं होता। हाँ। हर घर में जो टैंक बनता है वो कितने बाय कितने का होता है, इसको किसी को नहीं पता, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी उसमें पानी जमा करने की मिकदार कितनी है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर उसमें 100 लीटर जमा हो रहा है और 100 लीटर की मिकदार जो है वो 500 ग्राम जो है वो डालना है आपने, तो आपने पता लगा उसको 250 डाल दिया, तो वो ऑलरेडी जो है उसका काम नहीं करेगा, या आपने अगर ज़्यादा डाल दिया तो भी काम नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर इसके जो है वो इदारे हैं, प्रॉपर लोग हैं जो पूरी मेजरमेंट के साथ आपको बताते हैं कि इसमें कितनी जो है वो आपने क्लोरीन मिलानी है, कितनी गंदक मिलानी है। या और फिर हमें पहले एक पिंकी चलती थी, आपने नाम सुना होगा पिंकी का। अच्छा। वो भी जो है वो इसी तरह से जरासीम मारने की दवा होती है, वो भी डाली जाती है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो पानी को प्योरीफिकेशन साफ़ करती हैं। अच्छा, तो जहाँ से हमें पानी आता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड करते होंगे ना वो लोग। तो अब जब हमारे टैंक में आया तो हम पहले उसको टेस्ट करेंगे कितना मौजूद है कितना नहीं है, उसके बाद उसमें शामिल करेंगे। नहीं, वो आप एहतियात कर रहे हैं ना, जो एहतियात। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ अपने एहतियात के लिए क्या डालना है टैंक? उसकी वजह ये होती है कि जब हम, सबसे बड़ा जो हमारे माशरे में एक चीज़ है जिसको हम डोंकी पम्प कहते हैं, उर्फ़ आम में जो सक्शन पम्प लगे हुए ना, हर घर में लगा होता है, वो जो सक्शन पंप जो होता है, जब वो सक करता है पानी को, जो आपके पानी में डालता है, जब पानी पाइपलाइन आ रही होती है ना, तो उस वक्त तो पानी सही आ रहा होता है। उसके बाद जब वो सक करता है तो आप देखें जितनी भी गटर लाइन जो लीक हो रही होती है हमारे, अब वाटर लेवल कितना हाई हो गया हमारे, देखें आप अभी आप थोड़ा सा 1 फीट भी खोदेंगे तो पानी निकल आता है। ठीक है ना, वो क्या वजह है कि जितने भी सुएज है वो सारा जो है वो सबमर्ज हो गया हमारी सॉइल के अंदर। जब वो आप उसको डोंकी पंप चलाते हैं तो हमारी जो पाइपलाइन है उसके अंदर पोर्स हो गए हैं, पुरानी लाइनें पड़ी हुई ना, नई तो लाइनें हैं नहीं, उसके अंदर पोर्स हो गए, तो वो इन्वायरमेंट का जो पानी है उसको भी सक कर लेते हैं। जब वो सक कर लेते हैं, इसी वजह से वो स्वेज वगैरह जो आप बता रही थी अभी के गटर का पानी मिल जाता है, बदबू आ रही थी, वो यही वजह होती है कि वो स्वेज जो है उसके साथ मिक्स करके पानी आपका टैंक में आ गया, अब वो रिजर्व हो गया पानी टैंक में ना आपके पास। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसको जो दोबारा से ट्रीटमेंट कराएं और इसको देखें तो प्रॉपर अपना टैंक को साफ़ रखें। आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इसको साफ़ करवा लें, और इसके अंदर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किसी कंसल्ट से मिल के उसको उसमें प्रॉपर्ली चीज़ें डलवाएं। अब बस दुआ करें कि अल्लाह में हमें महफूज रखे इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हवा से लेकर हमारी खुराक तक हर चीज़ जो है उसमें हमें मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना वो इस वक्त परेशानियों का, चैलेंजेस का सामना है। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा तो जो चीज़ हमारे, अब तो मैं यही सोचती हूँ कि जो बीमारी नसीब की है उससे आप क्या करेंगे, लेकिन अगेन हमने जो है ना उम्मीद नहीं होना, ना उम्मीदी जो है वो हमें सिखाई नहीं जाती, हमारा दीन ही हमें इस चीज़ की तालीम नहीं देता। तो उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि आपने अपने हवाले से तमाम एहतियात करनी है, अपने घर वालों का ख्याल इस हवाले से रखना है। और अगेन किसी भी तरह की कोई बुखार की बीमारी, कोई बुखार आप महसूस करते हैं तो ज़रूर जाइए अपने मौलज के पास और जाकर ट्रीटमेंट कराइए। अभी मैं एक बॉडी एक है कई दिनों से है, किसी ने कहा ये खा लो वो खा लो, बाद में गए जाकर जब कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया नसीब से, जाकर टेस्ट कराया तो पता चला कि बॉडी में कैंसर जो है वो 4th स्टेज पर है।
सो अल्लाह रहम करे सब पर, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन दर्द है, बेचैनी है, बस कुछ ही अलामतें हैं जो आपको महसूस हो रही होती हैं। अलामतें कुछ हैं और बीमारियां सैकड़ों हैं। तो उसमें जो है ना डॉक्टर साहब, ये वाला डायग्नोसिस वाला जो है ना, आज आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपके प्रॉपर तशखीस हो जाए। हमारे यहाँ बीमारियों की डॉक्टर साहब तशखीस ही नहीं हो पाती। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, हर डॉक्टर की जो बेसिक हमें तालीमात दी जाती है, ठीक है, उसके मुताबिक तो आप कम से कम डायग्नोस करके पेशेंट को आगे रेफर कर सकते हैं। लेकिन पहले बात ये कि मरीज हमारा डॉक्टर के पास पहुंचे। हमारे यहाँ पर डॉक्टर की, जैसे शहरों में तो फिर भी डॉक्टर आपको मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा शहर से, अगर आप किसी कंट्री साइड जाएं या देहातों में जाएं, वहाँ पे ज़्यादातर क्वैक्स बैठे हुए हैं जी। उन क्वैक्स को कुछ नहीं मालूम, माजरत के साथ, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस खूब माशाल्लाह चल रही है, खूब पैसे कमा रहे हैं वो, और लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो। और इस पर ना गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, ना लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि जी हम तो फला ही कहते हैं ना, ये डॉक्टर, बार्बर और आपका जो टेलर होता है वो सबके फिक्स होते हैं कि आप अपने बार्बर के पास फिक्स जाएंगे, आप टेलर के पास जाएंगे, और डॉक्टर भी जी उनसे फायदा होता है, मैं वहीं जाऊंगा या जाऊंगी। लेकिन वो डॉक्टर आपको क्या दवा दे रहा है, आपको स्टीरॉयड का उसने आदी बना दिया है, यह हमें नहीं पता चल रहा, वो आपको कौन सी अनडायग्नोज मेडिसिन दिए चला जा रहा है, और आपको उसका किडनी पे क्या नुकसान है, गुर्दों पे क्या, उसके अपने जिगर पे क्या नुकसान है, और जिससे जो आपके जो चीज़ें हैं जिसम के, उसमें क्या नुकसान हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। बस हम खाए जा रहे हैं और सही हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरे दिन जॉब पे जाना है, दूसरे दिन खेतीबाड़ी करनी है, तो हमें बिल्कुल सही होना है। इस चक्कर में, लालच में हम अपना बेड़ा गर्क किए चले आ रहे हैं। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि हम अलामत को दबा देते हैं, उस टाइम पर इलाज नहीं करते ना। मतलब ऐसी कोई चीज़, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है, या इवन पेन किलर्स का मुसलसल इस्तेमाल, दर्द को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन उस दर्द की वजह क्या है? दर्द एक नेमत है जो बताती है कि आपकी बॉडी में ये चीज़ हो रही है और आपने इसको ठीक करना है। दर्द ना नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हम कहते हैं दर्द ख़त्म हो जाए बस, बाकी मेरा कोई इशू नहीं है। दर्द ख़त्म हो गया, फिर हमें टेंशन नहीं होती कि हमने डॉक्टर के पास जाकर इस चीज़ को ट्रीट करना है। डॉक्टर साहब, हमने आज बुखार की और इस हवाले से बात की, तो क्योंकि मौसम की तब्दीली, मौसम जब तो ग्लोबल चेंजेस ऐसे हुए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक चेंज आ गया है क्लाइमेट में, तो इसलिए होता क्या है, थोड़ी सी भी, और हमारे यहाँ ये भी है कि हमारे यहाँ कराची में शामें ठंडी होती हैं, दिन में अक्सर गर्मियाँ आपको फील हो रही होती है। तो ये जो ठंडा गर्म वाला मामला है, ये जो मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार है या गला ख़राब है, ये भी अलामतें इटसेल्फ मौजूद हैं। इसमें क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको? जी बिल्कुल। अब मौसम भी आने वाला है, सर्दियों का फ्लू वो बड़ा ख़तरनाक बीमारी होती है, और अगर फ्लू ज़्यादा एग्जिस्ट करे तो आपको निमोनिया का खतरा हो सकता है, और आप ये जानलेवा भी होता है बच्चों में, खासतौर पर बड़ों में, बूढ़े जो होते हैं उनमें निमोनिया जानलेवा साबित होता है। तो जब ये अलामात, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, तो अपने साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें लाता है, तो कुछ जो है वो बुरी चीज़ें भी लाता है। तो वो बुरी चीज़ों से नबदाज़मा होने के लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ती है। अब मौसम चेंज हो रहा है, अब जैसे अब आजकल सुन रहे हैं तैयारियां होंगी डॉक्टर, ये पूरा वीक जो है वो हीट वेव का हम सुन रहे हैं, काफ़ी इस पर प्रचार हो रहा है कि गर्मी की दोबारा से एक लहर आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद उमूमन होता ही है कि हम सितंबर को कहते हैं कि जी सितंबर इधर सितमगर, सितमगर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इस दफ़ा वो क्योंकि एनवायरनमेंट जैसे आपने कहा कि चेंजेस आ रही हैं, तो अब वो अक्टूबर में चला गया है, तो हो सकता है शायद आखिरी हीट वेव हो, उसके बाद सर्दियाँ आ जाएँ। तो इससे हमें एहतियाती करनी है कि हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, अपने आप को कवर करके बाहर निकलना है, ठीक है। दूसरा ये कि ऐसी जगहों पर रहना है जहाँ पर जो शेडो हों, खामखा बगैर बिला ज़रूरत जो है वो बाज़ारों में नहीं घूमना, और ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पर जो है ज़्यादा सन एक्सपोज हो रहा हो। ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो हमें अभी करनी चाहिए। सही। और वैसे भी ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये तो एक आपकी 12 महीने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मतलब नहीं होने देना। होता है ना कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ये बहुत नुकसानदेह, जानलेवा साबित हो जाती है अक्सर कंडीशंस में। इस लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, तो ये बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप पानी का इस्तेमाल करें, बाहर निकलें। अगर आपको लगता है कि सूरज जो है वो आज नाराज़ हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा शिद्दत दिखा रहा है, तो आप अम्ब्रेलाज इस्तेमाल कर लें, कैप का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा अपने आप को कवर करें। ये मत सोचें दूसरे क्या कहेंगे, जो ये कह रहा हो ना उसको बोलो तुम भी अपना ख्याल करो। सो आपने अपनी एहतियात करनी है, क्योंकि आप तकलीफ में आएंगे, इससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए थोड़ी सी एहतियात जो है वो, चाहे वो किसी भी सीज़न में आप मौजूद हैं, जो भी उसके क्लाइमेट चेंजेस हो रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा समझते हुए स्मार्टली डील करें, इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि मौसम की आमद है, सर्दी की आमद है, बहुत से इलाकों में इस वक्त लोग तैयारी कर रहे हैं,
आपने निमोनिया का जिक्र किया, एहतियात क्या होनी चाहिए जब आप एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ बढ़ रहे हों? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए क्या एहतियात है? बहुत अच्छे सवाल किया आपने, क्योंकि जैसे अब मौसम तब्दील होने जा रहा है, हाँ। ठीक है, तो एक हम अभी एक अरसे तक एक मौसम में रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी उससे अडॉप्ट हो गई है। अब जो ही मौसम तब्दील होगा हमारी बॉडी को एकदम जो है वो शॉक लगेगा कि ये क्या हुआ। उस शॉक को बर्दाश्त करने का हम अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। अच्छा, वो कैसे? छोटे बच्चों में ज़्यादा इसलिए होता है कि छोटे बच्चे जो है उनका अभी सिस्टम डेवलप हो रहा होता है ऐसा ऐसा, चाहे उनका इम्यून सिस्टम है या उनका डिफेंस सिस्टम है, वो डेवलप हो रहा होता है। उन पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो ही मौसम चेंज हो उनको प्रॉपर कपड़े पहना के रखना चाहिए, क्योंकि हम उसी इन्वायरमेंट में चल रहे होते हैं। पहले गर्मी थी, बच्चा जो था वो नेकर में घूम रहा था, उसमें पहनना था, वो चल रहा था, लेकिन अब उसके साथ तब्दीली आई है तो हमें तब्दीली करना चाहिए। अपने घरों में तब्दीली करना चाहिए। हम अपने घरों में अभी तक लोग मैंने देखा एसी चला रहे हैं, पहले गर्मी है, लेकिन ठीक है, अब जब मौसम चेंज होगा तो ज़रा उससे थोड़ा सा अवॉइड करें और प्रॉपरली जो है वो उसको वेंटिलेशन होनी चाहिए, घर में प्रॉपर धूप आनी चाहिए। आज के घरों में हमारे यहाँ धूप का रवाज जरूर खत्म हो गया है। हम ना जब बाहर निकलते हैं तो भी जो है हम कैब करके गाड़ी में बैठे या जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें धूप नहीं आती। अपने घरों में जो है या तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं या ऐसे घर बना लिए जिसमें धूप बिल्कुल नहीं आती, ना हम सन को एक्सपोज देते हैं। सन का एक्सपोजर जो है बहुत ही अल्लाह ताला की एक नेमत है। जब वो सन रेज आती हैं तो बहुत सारी जरासीम ख़त्म करती हैं। आपको पता है जो हमारे ये आजकल पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा दुनिया में फैली ट्यूबरक्लोसिस, जो जिसको हम बीमार कहते हैं, उसको जब हम स्पीट आउट करते हैं बाहर तो उसका जो जरासीम मरता है वो सनलाइट से मरता है। अच्छा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप इसको कहीं भी घर में किसी कन्फाइंड वाले एनवायरनमेंट में जब भी आप स्पिट आउट करें तो किसी उसको कवर करके रखें, ठीक है। लेकिन जब ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है कि जब आप कोई भी है जो ट्यूबरक्लोसिस का या तपेदिक का जो मरीज़ है, जब वो स्पिट आउट करता है किसी बाहर इन्वायरमेंट में तो सन रेज जब उसको पड़ती हैं, क्योंकि वो सॉइल में चला जाता है, वो जिंदा रह सकता है, लेकिन जो ही सन रेज पड़ती हैं वो मर जाता है। ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग है ये। सही। अच्छा, मुझे आपकी बात से याद आ गया कि बड़े लोग जो होते हैं उनकी अपनी बातों की बड़ी हिकमत होती है, अल्लाह गरी की रहमत करे मेरी नानी को। तो वो कहती थी कि वैसे तो आप वॉश करके पैक करके रखते हैं सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, बट उनको निकाल के धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके पीछे भी ये जो आप कह रहे हैं ना कि जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं, एक लॉजिक होती है जिस वजह से ये सारी चीज़। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक ब्रेक और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।